हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग BCS 040 स्टैटिस्टिकल टेक्निक का बुक 1 चैप्टर 3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर से आमतौर पर 5 नंबर का क्वेश्चन ही पेपर में पूछा जाता है। यूजुअली जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ब्लॉक 1 चैप्टर 3 का प्रोबेबिलिटी फर्स्ट मेथड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। गाइज जैसा कि हम लोग प्रोबेबिलिटी देखते आ रहे हैं, अपने पिछले चैप्टर से ही हमने ब्लॉक 1 चैप्टर 2 में भी प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स पढ़े। वहां हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में देखा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में देखा। तो ये जो बुक 1 का चैप्टर 3 है ये भी प्रोबेबिलिटी को ही फर्दर कंटिन्यू कर रहा है। यानी एक क्वेश्चन आपको चैप्टर 2 से मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 के मेथड्स में से मिलेगा। यानी अगर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को देखें तो दोनों से एक एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी मिलने वाला है। तो चैप्टर 2 में आपने जो दो मेथड्स पढ़े, इंडिपेंडेंट इवेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसी तरह इस चैप्टर में भी आप प्रोबेबिलिटी के बाकी के कुछ मेथड्स करने वाले हैं, जिनमें से फर्स्ट मेथड हम लोग आज कवर अप करेंगे कॉल्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या और किन सिचुएशन में लगाना होता है। एक्चुअली ज्यादातर स्टूडेंट्स जो कंप्लेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी को लेकर, वो ये कंप्लेंट्स करते हैं कि हम क्वेश्चन को पढ़कर ये समझ नहीं पाते हैं कि प्रोबेबिलिटी के इतने सारे मेथड्स में से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा मेथड अप्लाई करेगा। तो गाइज हम लोग जब टॉपिक्स करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरह से वो क्वेश्चन में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल रहा था, राइट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी कहीं कहीं बोला उसने, लेकिन कहां क्लियरली उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला। बट यहां से जो आप मेथड्स पढ़ेंगे इनमें वो कहीं यूजुअली आपको बोलेगा नहीं कि इस मेथड से करना है। इस चैप्टर के मेथड्स को आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा कि ये बायनोमियल से होने वाले हैं या बायस थ्योरम से होने वाले, किस मेथड से ये होंगे, और उनको आइडेंटिफाई करके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आप पॉइजन पढ़ेंगे, बायनोमियल पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ऐसे कई मेथड्स पढ़ेंगे जिनको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा मेथड यहां पर अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इन सब के अपने छोटे छोटे से फॉर्मूला हैं। अगर आप एक बार क्वेश्चन को पहचान गए तो वो छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करके आप उन्हें इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला मेथड, जिसे हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, और ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है गाइस। अगर हम ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देख पा रहे हैं तो इसमें मैंने लिखा हुआ है Px इक्वल टू आर एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो ये फॉर्मूला है गाइस, Px इक्वल्स टू आर एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। अब इस फॉर्मूले के अंदर इतने सारे टर्म्स यूज किए गए हैं। आर क्या है, एन क्या है, देन पी, क्यू, अगेन देन सी, ये सब क्या है, इन सब पर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना कब है, क्योंकि हम भले इस मेथड को समझ लें, अभी मैं आपको समझाऊंगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा। बट फिर वही क्वेश्चन उठेगा कि यार बायनोमियल और आगे के जो मेथड्स हैं हम उनमें डिफरेंशिएट कैसे करें। तो ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे इन क्वेश्चंस को करते वक्त अपनी नोटबुक में बिल्कुल टॉप पर क्लियरली लिख लें कि इस मेथड को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिएगा, इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पहचानने का तरीका है कि इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी इवेंट, कोई भी घटना, कोई भी एक्शन बहुत बार करने को कहा गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, या आप ही की बुक का पेज नंबर 70, बुक 1 का पेज नंबर 70 का E7 क्वेश्चन है, राइट। तो पेज नंबर 70 पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है E7, इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। तो ये देखिए गाइज, ये रही पहचान बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान ये रही, कोई भी इवेंट मल्टीपल टाइम्स जब किया जाता है, एक सिक्के को 5 बार उछाला गया, एक सिक्के को 6 बार उछाला गया, राइट। कहीं पर सपोज अभी एक क्वेश्चन हम करेंगे जो पेपर में भी आया हुआ है कि कहीं पर 6 जगह या 5 जगह सोलर इंस्टॉलेशन की गई।
अब सोलर इंस्टॉलेशन कितनी जगह गई? 6 जगह, यानी कोई काम मल्टीपल टाइम्स हुआ। एक फार्मर ने 5 टाइप के सीड्स या 6 टाइप के सीड्स पर के लिए रो किए, जिससे कि वो प्लांट्स के लिए जर्मिनेट करना चाहता था। तो कितने तरह के प्लांट्स उसने 100 किए। तो ये सारी चीजें जो हैं मल्टीपल टाइम्स को इंडिकेट करती हैं, राइट। तो ये मल्टीपल टाइम्स अगर कोई इवेंट हो रहा है कि एक फार्मर ने 5 तरह के बीज लगाए और एक कंपनी ने 6 जगह पर सोलर इंस्टॉलेशन की, आप देखें एक सिक्का 5 बार या 6 बार उछाला गया, कोई घटना जब कई बार हो रही होती है तो ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन करेंगे कि एक टेलीफोन ऑपरेटर ने 4 लोगों को कॉल किया, तो कोई भी काम मल्टीपल टाइम्स हो रहा होता है तो वो आपके दिमाग में खटक जाना चाहिए कि यार ये तो बाइनोमियल से होगा। मल्टीपल टाइम्स इवेंट हो रहा है, कॉइन 5 बार, किसान बीज लगा रहा है 5 तरह के, कोई कंपनी कहीं इंस्टॉलेशन कर रही है 5 जगह पर, राइट। कोई टेलीफोन ऑपरेटर 6 तरह के क्लाइंट्स को कॉल कर रहा है। तो ये सब चीजें कई बार हो रही हैं। तो जब कोई इवेंट मल्टीपल टाइम्स होता है तो वो आपको इंडिकेट करता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर क्वेश्चन है, आपने ये पहचान लिया कि इसमें इवेंट मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, तो अब उसे सॉल्व करने के लिए ये एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसकी मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स लिखे यूज किए जाते हैं वो सारे मैंने नीचे यहां पर आपको एक्सप्लेन किए हैं। एक एक करके देखते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो यहां लिखा हुआ है एक एक्सपेरिमेंट में एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया गया। कोई इवेंट कितनी बार हुआ? एक कॉइन 5 बार टॉस किया गया। एक कंपनी ने 5 जगह पर अपनी सोलर इंस्टॉलेशन करी। एक फार्मर ने 5 तरह के बीज बोए। ये जो टोटल इवेंट्स होते हैं उसे हम n से डिनोट करते हैं, n से। n का मतलब ही होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। कितनी बार ट्रायल्स किया गया? 5 जगह इंस्टॉलेशन की गई, 5 तरह के बीज लगाए, उसने 5 लोगों को कॉल करी। ये सब क्या है? ट्रायल्स ही तो हैं। तो n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी n की वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन में बनती है 5। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आप n लेंगे। कोई चीज कितनी बार की गई ये n है। लेकिन आगे अगर हम पढ़ें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। 5 बार अगर सिक्का उछाला गया तो उसमें से 3 बार हेड आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब अगर 5 बार सिक्का उछाला गया उसमें 3 बार हेड आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो जो आपको फाइंड आउट करना है वो रहेगा आपका R, यानी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितनी सक्सेस आपको चाहिए, नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो जो टोटल इवेंट आपको क्वेश्चन में दिए थे वो 5, फाइंड आउट करने को उनमें से 3 बार हेड आया, ये फाइंड आउट करने का मतलब आपको हो गया R। अब अगर मैं बोलूं कि एक कंपनी ने 5 जगह पर सोलर इंस्टॉलेशन करी, उनमें से 4 जगह पर बिजली का बिल कम हो गया, तो टोटल n 5 हो गया और 4 हो गया R। अगर एक किसान ने 5 बीज बोए, उनमें से 3 ही जर्मिनेट हुए, तो टोटल n हो गया 5, जर्मिनेट हुए 3। एक टेलीफोन ऑपरेटर ने 6 जगह कॉल करी, उनमें से किसी 2 में ही उसे ऑर्डर रिसीव हुए, तो टोटल n हो गया 6, उनमें से ऑर्डर रिसीव हुए 2। तो जो टोटल होगा उसे आप n कंसीडर करेंगे और जो फाइंड आउट करना है आपको वो R कंसीडर करेंगे। चलिए R और n हमें समझ में आया। अब चलते हैं P की तरफ और Q की तरफ, राइट। P किसे मानना है? P का मतलब अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ ट्रायल। वर्ड देखिए यहां पर, एक तो यहां इसने बोला है सक्सेस और दूसरी बार बोला है अ ट्रायल। एक बार के ट्रायल में सक्सेस के चांसेस, एक बार का। तो P की वैल्यू आप जब भी निकालेंगे, भले ही उसने सिक्का 5 बार उछाला हो, एक ऑपरेटर ने 10 जगह कॉल करी हो, आपको नहीं देखना। आपको एक ट्रायल की सक्सेस देखनी है, एक ट्रायल की, एक बार के हिसाब से ही निकालना है। P हमेशा सिंगल ट्रायल के हिसाब से निकालना है। मतलब क्या कहना चाहता हूं कि आप भले ही यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 टाइम्स सिक्का उछाला गया, भूल जाइए आप अपने दिमाग में यह रख लीजिए सिक्का 1 बार उछाला गया। P की वैल्यू निकालने के लिए
P की वैल्यू निकालने के लिए आप अपने दिमाग में सोचिए कि इस कॉइन को एक बार उछाला गया। अब एक ट्रायल की बात तो समझ में आ गई, लेकिन सक्सेस क्वेश्चन होता है फाइंड आउट क्या करना है हमें। 3 हेड्स ये हमारी सक्सेस है, इसे आप अपनी सक्सेस समझिए, ये सक्सेस है। 3 हेड्स, तो 3 हेड मत देखिए, एक ट्रायल है तो एक ही हेड तो आएगा। अगर आप एक सिक्का उछालने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उछालने के बारे में सोच रहे हैं, और लाना क्या है आपको, सक्सेस क्या है आपकी, इसे सक्सेस बोला जाता है। देखिए आर के बारे में लिखा भी हुआ है, नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस ये है हमारी सक्सेस, इस पे हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन पी हमें किसे मानना है, एक ट्रायल के हिसाब से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो सिक्का अगर 5 बार उछाला गया है, भूल जाइए, आप सोचिए सिक्के को एक बार उछालना है, एक ट्रायल का सोचिए। अब उस एक ट्रायल में आपके सक्सेस, एक ट्रायल में 3 हेड थोड़े ही आएंगे, तो आप एक ट्रायल में 3 हेड की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे, आप एक ट्रायल में एक हेड के बारे में सोचेंगे। अगर मैं एक सिक्का एक बार उछालूं तो उसमें हेड कितने, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है, यानी हेड आने के चांसेस कितने हैं। अगर मैं सिक्का एक बार उछालूं तो एक सिक्के में टोटल 2 फेसेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी के नियमों के तहत हम लोग लास्ट वीडियोस से पढ़ते आ रहे हैं, टोटल आउटकम्स नीचे लिखे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी का रूल है टोटल आउटकम्स हम हमेशा नीचे लिखते हैं। तो अगर हम एक सिक्का एक बार उछालेंगे तो टोटल फेसेस क्या होते हैं कॉइन पर, 2 हेड और टेल, 2 फेसेस होते हैं। उनमें से हमारी सक्सेस क्या है, हमारी सक्सेस है हेड। 3 हेड नहीं, एक सिक्का उछालोगे तो एक हेड, तो एक हेड होने की यानी फेवरेबल आउटकम आप ऊपर लिखेंगे। यही मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको हमेशा बताया है कि टोटल आउटकम्स नीचे लिखने हैं। तो एक सिक्के में टोटल फेसेस 2 होते हैं, बट उनमें से हमारे लिए सक्सेस किसे माना है, हमने सक्सेस माना है इसको, हेड को, हेड हमारी सक्सेस है। तो उस एक सिक्के में हेड आने के चांसेस क्या हैं, एक बार। अगर सिक्का एक बार उछालोगे तो उसमें हेड आने के चांसेस क्या हैं, 1, क्योंकि दूसरी तरफ तो टेल हो सकता है, राइट। हेड आने के भी एक ही हैं, और अगर सोचा जाए अगर उसने बोला होता टेल तो टेल आने के भी। तो जब भी हम पी की वैल्यू निकालेंगे हम भूल जाएंगे कि सिक्का कितनी बार उछाला गया है, हम भूल जाएंगे कि कंपनी ने कितनी जगह सोलर इंस्टॉलेशन करी है, हम भूल जाएंगे कि किसान ने कितने बीज उगाए हैं। हमें यह देखना है एक बार में, यानी उस सिक्के को अगर एक बार उछाला जाए तो उसमें टोटल कितने हैं, और टोटल नीचे लिख दिया, टोटल आउटकम्स, और ऊपर फेवरेबल मतलब सक्सेस, हेड। हमारे क्वेश्चन में हेड पूछा गया है तो उसमें हेड कितने बार आ सकता है, कितनी बार आ सकता है। तो ये हो गया। देन क्यू निकालने का इसने यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला दिया है, 1 माइनस पी। तो 1 माइनस 1/2, अगर 1 माइनस 1/2 करेंगे, 1 में से हाफ गया तो हाफ ही बचेगा। अगर आपको एलसीएम लेके करना है तो आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। देन एनसीआर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है गाइस, ये n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ये भी आपको निकाल के रखना है क्योंकि इन सब की इस फॉर्मूले में जरूरत पड़ती है। तो चलिए n की वैल्यू हमारी कितनी है, 5, c, r की वैल्यू कितनी है गाइस, 3। रखिए इसमें n की जगह 5 फैक्टोरियल अपॉन में r की जगह 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारा n 5 है r 3 है, तो जहां n है वहां 5, जहां r है वहां 3। ब्रैकेट में n कितना है जी, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करें अगर हम इसको तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर इसे मैं रफ में आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हम सभी जानते हैं फैक्टोरियल का मतलब ही होता है उस नंबर से लेकर 1 तक की पूरी मल्टीप्लाई। अपॉन में मैं रफ में कर रहा हूं बिकॉज हम लोगों को पेपर में इतना डिटेल में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वी आर नॉट द किड्स, राइट। देन 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल को 5 से लेकर 1 तक एक्सपेंड कर दिया, 3 फैक्टोरियल को 3 से लेकर 1 तक एक्सपेंड कर दिया, 2 फैक्टोरियल को 2 से 1 तक एक्सपेंड कर दिया। कैंसिल करिए, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, राइट। ये 2 से ये 2 पर कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 अपॉन 1 यानी 10 बचा। तो डायरेक्ट यहां लिखते हैं अपन कि यहां हमारे पास आया 10। तो हमें इस फॉर्मूले में जितनी भी चीजें चाहिए थी वो सब हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई हैं।
आइए अब फॉर्मूला पुट करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। नाउ पी एक्स इक्वल टू आर इज इक्वल्स टू एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। ये फॉर्मूला है। रखिए अब इनमें सारी वैल्यू। पी एक्स आर जो हमें फाइंड आउट करना है, तीन रखी। एन सी आर की वैल्यू हमने कितने निकाली है? एन सी आर की वैल्यू हमने निकाली है 10 इंटू पी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 1/2। सो 1/2 हमने p की वैल्यू रखी। p पे पावर r चढ़ी हुई है, r हमारा है 3। देन q हमारा कितना आया है? 1/2। देन n की वैल्यू है हमारी 5 माइनस r की वैल्यू है हमारी 3। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 10 इंटू 1/2 की पावर 3, 1/2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। 1 की पावर 3 तो 1 ही रहता है। 1 पे हम कितना भी पावर कैलकुलेट कर लें। 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा। इंटू 1/2 की पावर 2 बचेगा, यानी ये बचेगा 1/2 की पावर 2 यानी 1/4 आ जाएगा। राइट, 1/2 की पावर 2 को सॉल्व करने पर इसे आप सॉल्व कीजिए। राइट, 10 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में 8, 4 जा 32। डिवाइड करना है तो डिवाइड करके लिखिए, यहीं छोड़ना है तो ये आपका आंसर है। आप पॉइंट में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि हमें इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले देखना था कि ये बाइनोमियल इस पर कैसे अप्लाई हुआ। तो वो हमें यहां पर मिल गया। हमें यहां पर मिल गया कि 5 बार एक सिक्के को उछाला जा रहा है। मैं समझ गया कि ये बाइनोमियल का है, क्योंकि कोई इवेंट जब बहुत बार होता है तो हम उसे बाइनोमियल का समझते हैं। तो उसे मैंने n मान लिया। राइट, अब हमें फाइंड आउट क्या करना था? 3 हेड्स, उसे मैंने r मान लिया। ये भी समझ में आया। अब हमें फाइंड आउट करना था p इस फॉर्मूले के लिए। p निकालने के लिए उसने सिक्का, आप 5 टाइम मत देखिए, उसने सिक्के को 5 बार उछाला, भूल जाइए। आप देखिए एक ट्रायल के हिसाब से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको सिंगल के हिसाब से सोचनी है। तो अगर सिक्का एक बार उछाला जाए तो हेड कितनी बार आएगा? सिक्का एक बार उछाला जाए तो टोटल चांसेस 2 होते हैं, हेड और टेल। उनमें से हेड एक ही होता है। P हमेशा सिंगल के हिसाब से सोचिए, भले ही वो 5 बार 10 बार 20 बार कितनी बार भी कहे आपसे इवेंट। यहां उसने क्या कह रखा है वो n के लिए है, यहां उसने क्या कह रखा है वो r के लिए है, बट P आप हमेशा सिंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। फिर Q निकालेंगे। 1 माइनस P इज द फ्लैट फॉर्मूला, फेलियर का है ये। राइट, 1 में से P की वैल्यू माइनस करी, 1/2 आया। देन हमारे फॉर्मूले में NCR भी चाहिए होता है। NCR का यानी कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला दे रखा है। जहां n था वहां 5 रखा, जहां r था वहां 3 रखा। देन 5 माइनस 3 n माइनस r हुआ। सॉल्व करा, इसको रफ में सॉल्व करने पर 10 आया। और लास्ट में अपना फॉर्मूला पुट करा, जो जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट करी थी वो सारी की सारी इसमें पुट कर दी। तो इस तरह से आप लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और एक और क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करके इसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं आप ही की बुक का एक और क्वेश्चन, जो कि बुक 1 में पेज नंबर 72 पर E8 पर दिया हुआ है। गाइज, इनको पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका होगा अगर आप इग्नू की बुक को सामने लेकर बैठें और वहां से आपको बहुत इजीली क्वेश्चन मिलेगा। राइट, तो देखिए बुक का पेज नंबर 72 पर E8 पर क्वेश्चन दे रखा है। एंड द क्वेश्चन इज कि एक फार्मर है जिसने कुछ क्वांटिटी में कैबेज सीड्स खरीदे। उसने कुछ बाय करे, कुछ क्वांटिटी ऑफ कैबेज सीड्स, कुछ कैबेज के सीड्स बीज खरीदे उसने। राइट, देन कंपनी का दावा है, जिस कंपनी के उसने खरीदे उस कंपनी का क्लेम है दैट अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द सीड्स विल जर्मिनेट इफ प्लांटेड प्रॉपरली। यानी जिस कंपनी के उसने ये सीड्स खरीदे, ये कैबेज सीड्स खरीदे, उस कंपनी ने क्लेम करा, उस कंपनी ने दावा करा कि उसके बीजों में से 80% बीज उग जाएंगे अगर उन्हें सही से प्लांट किया जाए, अगर उन्हें सही से सो किया जाए। राइट, तो उनमें से 80% सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे इफ प्लांटेड प्रॉपरली। ठीक है,
If 4 seeds are planted, what is the probability that exactly 2 will germinate? अगर 4 बीज उगाए गए तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन 4 में से एग्जैक्टली 2 तो जर्मिनेट यानी उगेंगे ही उगेंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये किस मेथड से होगा, राइट? तो अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें, पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, तो इस क्वेश्चन में उसने साफ साफ बोला है कि अगर 4 बीज प्लांट किए जाएं, अगर 4 बीज लगाए जाएं, कोई भी घटना जब 4 बार 5 बार या बहुत बार होती है तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ इंडिकेट कर रही होती है। इस क्वेश्चन में उसने कहा कि 4 बीज अगर उगाए जाएं तो उनमें से 2 उगेंगे ही उगेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। पीछे क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि अगर एक सिक्के को 5 बार उछाला जाए तो 3 हेड आने की बात फाइंड आउट करी। 5 बार उछाला, उसमें से 3, 2 बातें थी। 5 बार सिक्का उछाला, उसमें से 3 हेड, कितनी बातें थी? 2। यहां पर भी देखिए 4 सीड उगाए गए, प्लांट किए गए, राइट? 4 सीड, यानी जब भी कोई चीजें मल्टीपल टाइम्स होंगी, इवेंट मल्टीपल टाइम्स होगा तो आप बाइनोमियल की, उसमें से 2 बीज उगेंगे। घटनाएं यहां 2 बताई गई हैं, एक 4 सीड उगाए गए, दूसरी उनमें से 2 उगेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था? 5 बार कॉइन उछाला गया, उनमें से 3 हेड होंगे। बाइनोमियल, बाई मतलब भी 2 ही होता है भाई। अगर बाइनोमियल वर्ड में आप देखें तो बाई मतलब 2 ही होता है। यहां 2 बातें ही मेन होती हैं क्वेश्चन में, घटना कितनी बार हुई और उनमें से हमारा वाला सक्सेस क्या है। बाई का मतलब ही 2 है यार। तो यहां 2 चीजें आपको क्लियरली इंडिकेट होंगी, टोटल कितनी बार घटना हुई और उनमें से हमारा वाला सक्सेस यानी हमारा वाला आर क्या है। तो यहां टोटल 4 बीज उगाए गए, एन हो गया 4, और हमारा वाला है 2 बीज। जो हमें फाइंड आउट करना है वो आर माना जाता है और जो टोटल इवेंट हुआ वो एन माना जाता है। तो एन 4 हुआ, आर जो हमें फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली 2 बीज हुए। तो लीजिए एन और आर तो साफ साफ दिख गया। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। अब ये सिक्का थोड़ी है कि उछाल लिया हमने, टोटल देख लिया, हेड देख लिया। इन क्वेश्चंस में हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि पौधों की, प्लांट्स की कोई प्रोबेबिलिटी थोड़ी होती है, उनमें कोई हेड टेल थोड़ी होता है। वो कोई लूडो वाले डाइस थोड़े हैं कि उनमें टोटल 6 होंगे, या वो कोई कॉइन थोड़े हैं जिनमें 2 फेसेस होंगे, राइट? ये तो पौधे प्लांट वाला क्वेश्चन है, एक नेचुरल क्वेश्चन है, राइट? तो इन तरह के क्वेश्चन में वो आपको कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी इंडिकेट करेगा, क्वेश्चन में ही प्रोबेबिलिटी देगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को, तो उसने दावा किया कि लगभग 80% बीज उगेंगे ही उगेंगे। ये लोग जो ये दावे कर रहे हैं, जो लगभग अनुमान जता रहे हैं, ये संभावना ही तो है। अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग ही तो हुआ। क्लेम करना मतलब, दावा करना मतलब संभावना ही तो हुआ। अगर क्वेश्चन में आपको क्लेम करने के लिए कुछ कहा, वर्ड देखिए क्लेम यानी दावा करना, दावा सक्सेसफुल होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, यानी ये भी संभावना है। तो अगर कह रहा है कि क्लेम किया कि 80% बीज उगेंगे ही उगेंगे, तो ये जो क्लेम है ये आपको प्रोबेबिलिटी होती है, यानी उसने जो प्रोबेबिलिटी दी है वो 80% दी है। और अगर मैं परसेंटेज का सिंबल हटा दूं तो वो 80/100 हो जाएगी, राइट? दोनों 20 के टेबल से कट जाएंगे, 24 जा और 25 जा, यानी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/5, राइट? फिर Q हम निकालते हैं। Q का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया, 1 - P। सो 1 - P कितना है हमारा, 4/5। सॉल्व करें अगर हम एलसीएम लेके, 5 1 जा 5 -4/5, नीचे 1 मानकर एलसीएम ले लिया मैंने, राइट? और ये आ गई मेरी Q आ गई 1/5। चलिए Q भी आ गया। अब क्या, R आ गया, N आ गया, P आ गया, Q आ गया। अब है NCR। फॉर्मूला है N फैक्टोरियल। N कितना है भाई हमारा, 4। सो 4 फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल। R कितना है हमारा, 2, ब्रैकेट में N - R फैक्टोरियल। सो 4 - 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 4 - 2 2 फैक्टोरियल। इसे रफ में सॉल्व कर लें अगर हम, तो 4
ऊपर क्या है 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। अपॉन में नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को हमने लिखा 2 इंटू 1, फिर क्या है 2 फैक्टोरियल हमने लिखा 2 इंटू 1, राइट। 2 इंटू 2 कैंसिल हुए, 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6 अपॉन में 1 यानी 6 आया। चलिए तो ये हमारा आया 6। सारी चीजें निकाल ली हमें जो फॉर्मूले में चाहिए होगी। नाउ हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल्स टू एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। जो जो आपने निकाला है वो यहां पुट करिए। एन सी आर की वैल्यू आपने 6 निकाली है, मैंने 6 पुट कर दिया। देन P हमारा है 4/5, मैंने 4/5 पुट कर दिया। P पे पावर R है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय Q हमारा निकला है 1/5 N माइनस R यानी 4 - 2। अगर हम इसे और सॉल्व करें तो 6 इंटू 4 की पावर 2 होता है 16 अपॉन में 5 की पावर 2 होता है 25 इंटू 1/5 की पावर 4 - 2 हो गया। ये हो जाएगा 6 इंटू 16 96/25 इंटू 1/5 का स्क्वायर 25। गाइज ये हो जाएगा 96 बन जा 96 अपॉन में 25 इंटू 25 625। आप डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हैं और आप यहां भी छोड़ सकते हैं। कैलकुलेटर अलाउड है इस पेपर में, सो आप डायरेक्टली इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है क्वेश्चन को अब डिटेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोग। 4 बीज उगाए जिनमें से 2 जर्मिनेट हुए, दो कंडीशंस। फिर कोई घटना कई बार हुई, बीज 4 उगाए, 4 बीज उगाए मल्टीपल टाइम्स। पहचानिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, राइट। तो ये था गाइस एक और क्वेश्चन जो हापी की बुक का पेज नंबर 72 का E8 है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग बुक से ताकि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को और बेहतर से पहचान सकें। तो चलिए लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को और बेहतर से समझ सकें। आइए देखते हैं। हम लोगों ने बुक का ही पेज नंबर 71 का प्रॉब्लम नंबर 3 उठाया है प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्या बोल रहा है वो इस प्रॉब्लम में? वो कह रहा है कि ऐसा क्लेम किया जाता है दैट 60% ऑफ ऑल सोलर हीट इंस्टॉलेशंस। 60% क्लेम, ये वर्ड कुछ सुने सुने से नहीं लग रहे? अरे यार अभी तो प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी थी कि जब वो क्लेम करता है, जब वो दावा करता है तो वो बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है। यानी इस तरह के नेचुरल क्वेश्चंस में जो नेचुरल प्रॉब्लम सिनेरियोज से रिलेटेड होते हैं, किसान, सोलर हीट, ये सिर्फ आपको कॉइन में, आपको डाइज में सोचना पड़ेगा पी और क्यू निकालने के बारे में, जो कि बहुत कम आता है इस लेवल पर। इस लेवल पर तो ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए ना, ऐसा क्लेम किया जाता है कि 60% ऑफ ऑल सोलर हीट इंस्टॉलेशन, एक कंपनी ने जहां जहां सोलर इंस्टॉलेशंस करी हैं वहां में पर 60% ऑफ ऑल सोलर हीट इंस्टॉलेशन द यूटिलिटी बिल, जो बिजली का बिल है, यूटिलिटी का बिल है, इज रिड्यूस्ड बाय एटलीस्ट 1/3। यानी एक कंपनी ने जितनी भी जगह सोलर इंस्टॉलेशन करी है उनमें से 60% जगहों पर बिजली का बिल 1/3 कम हो गया। ऐसा उस कंपनी का दावा है। वो कंपनी क्लेम कर रही है कि जहां जहां उन्होंने अपने सोलर प्लांट लगाए हैं, जहां जहां सोलर इंस्टॉलेशन करी है, वहां पर उनमें से 60% जगहों पर 1/3 इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो गया। ओके, फिर अकॉर्डिंगली व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट बिल विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/3? तो हमें इसी के अनुसार प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 सिचुएशन की। 1/3 ही बिल रिड्यूस करना है, लेकिन 2 सिचुएशंस, यहां 2 सिचुएशंस दे रखी हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड, इनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकाल कर देनी है। अभी तक इसमें कहीं नहीं बोला कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल का है।
अभी तक इसने सिर्फ प्रोबेबिलिटी दी हुई है, क्लेम का मतलब प्रोबेबिलिटी। तो अभी तक के क्वेश्चन में तो मुझे सिर्फ P समझ में आ रहा है, और अगर P निकाल लेता हूं मैं तो Q तो मैं 1 माइनस P करके निकाल लूंगा, लेकिन मुझे N और R भी तो चाहिए, क्योंकि N और R से ही तो फिर मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर पाऊंगा। तो देखिए, आइए पहले पार्ट की तरफ अगर हम चलते हैं, तो पहले पार्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो वो कह रहा है 4 of 5 इंस्टॉलेशंस, बिजली का बिल 1/3 1/3 कम हुआ 5 में से 4 जगह। लो, 2 बातें बोल दी, बाइनोमियल, बाई 2 बातें, BI बाई मतलब 2 होता है। तो ये देखिए 2 बातें बोली, और फिर वो भी छोड़िए, कोई चीज जब मल्टीपल टाइम्स होती है, 5 जगह इंस्टॉलेशन की इन्होंने, जिनमें से 4 जगह बिजली का बिल कम हुआ, 5 जगह इंस्टॉलेशन करी। कोई चीज जब मल्टीपल टाइम्स होती है वो n की तरफ, बाइनोमियल की तरफ इंडिकेट कर रही होती है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें आंसर में, फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने टोटल 5 जगह इंस्टॉलेशन करी। जब कोई चीज कई जगह की जाती है तो वो बाइनोमियल है, जिसमें से 4 जगह बिजली का बिल कम हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। 5 में से 4 जगह बिजली का बिल कम हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। P उसने क्वेश्चन में दे रखा है 60%, और मैंने बताया परसेंटेज का मतलब हम अपॉन में 100 लिखते हैं, राइट। 20 के टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, P आ गया हमारा 3/5। अगर हम Q निकालने जाएं तो 1 माइनस P इज द फॉर्मूला, 1 माइनस 3/5, नीचे 1 मानकर एलसीएम लिया, 5 बन जा 5 माइनस 3/5, ये आया 2/5। चलिए, सब कुछ आ गया। अब हमें NCR निकालना होता है। NCR फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, n है हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, r है हमारा 4, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, सो 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। इसे रफ में अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर 5 फैक्टोरियल है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अपॉन में नीचे 4 फैक्टोरियल है, सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल तो खाली 1 ही रहेगा। ये सारे कैंसिल हो गए इन चारों से, ऊपर 5 बचा और नीचे 1 बचा, यानी इसका आंसर आया 5। लीजिए, अब हमें सिंपली वो फॉर्मूला उठाना है, P नाउ P x इक्वल्स टू R NCR P टू द पावर R Q टू द पावर n माइनस R। NCR की वैल्यू आपने 5 निकाल ही ली, P की वैल्यू आपकी 3/5 है, जिस पे पावर R है, R हमारा 4 है, देन Q हमारा 2/5 है, n माइनस Q की पावर n माइनस R यानी 5 माइनस 4। इस हिस्से को सॉल्व कीजिए गाइस, और आंसर आपके सामने होगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी थी 5 में से 4, 5 टोटल वाला हमारा 5 हुआ, 4 हमारा R हुआ। लेकिन अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, अगर हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ें, तो जरा सेकंड पार्ट की तरफ नजर दौड़ाइए। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, एटलीस्ट 4 ऑफ द 5 इंस्टॉलेशन। यहां उसने 4 ऑफ 5 इंस्टॉलेशन बोला था, बट यहां बोला है एटलीस्ट 4 ऑफ द 5 इंस्टॉलेशन, यानी 5 में से कम 4 जगहों पर बिजली का बिल कम हुआ। ये कम से कम वर्ड बोलकर उसने आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की है, क्योंकि 4 ऑफ 5 तो आपने यहां भी निकाला है, 4 ऑफ 5 तो यहां भी पूछा है, तो ये एटलीस्ट वर्ड क्या, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, ये भी 4 ऑफ 5 है, ये भी 4 ऑफ 5 है, तो n इसे ले लो, r इसे ले लो, सेम ही तो आंसर आएगा। नहीं, ये एटलीस्ट वर्ड का मतलब है कम से कम। कम से कम का मतलब हुआ गाइस, जरा ध्यान से समझिएगा वो क्या खेल रहा है आपके साथ। कम से कम का मतलब हुआ, जरा r की वैल्यू देखिए, कम से कम मतलब एटलीस्ट 4 ऑफ द 5,
मतलब 5 में से कम 4 जगह पर बिल कम हुआ, यानी 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। यानी आर की वैल्यू आपको 4 और 5 दोनों लेके करनी होगी। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 डाला मैंने, एटलीस्ट वर्ड का मतलब ही 4 या 4 से बड़ा। अब टोटल तो 5 ही है ना यार। अब 5 में से उसने बोला है कम से कम 4 जगह पर। अब कम से कम 4 जगह का मतलब 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको 2 तरह बार करना होगा। ये क्वेश्चन आपको 2 बार सॉल्व करना होगा। एटलीस्ट वर्ड की वजह से आपको 4 के लिए भी इसको सॉल्व करना होगा। px इक्वल टू 4 जो अभी आपने करा, साथ में px इक्वल्स टू 5 दोनों का प्लस करके टोटल आंसर देना होगा, क्योंकि उसने दोनों सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी आपसे मांगी है। कम से कम 4 बोलकर वो 4 को भी शामिल कर रहा है और कम से कम 4 बोलकर वो ये भी कह रहा है कि 5 भी हो सकता है, क्योंकि टोटल 5 जगह है। तो कम से कम 4 जगह पर बिजली का बिल कम हुआ, यानी 4 भी निकालिए, और हो सकता है 5 जगह बिजली पर बिल हुआ। कम से कम का मतलब तो एक्स्ट्रा भी हो सकता है ना, राइट। कम से कम 5 में से कम 4 मतलब 4 भी या 5 भी। तो आपको दोनों ही निकालना होगा और दोनों को सॉल्व करके दोनों में फॉर्मूला लगाकर ये वाला आपका x इक्वल टू आर NCR वाला फॉर्मूला दोनों में लगाकर आपको दोनों के x इक्वल टू 4 का आंसर तो आपने यहां से निकाला ही है, ये यहां निकालकर आप डायरेक्ट पुट करेंगे। सो इसका फॉर्मूला सेम टू सेम यहां लगेगा गाइस, साथ में इसका फॉर्मूला भी लगेगा। P और Q दोनों में सेम रहेंगे, दोनों में बदलेगा तो सिर्फ R। इसको करते वक्त R आप 4 लेंगे, इस पार्ट को करते वक्त R आप 5 लेंगे, राइट। तो n की वैल्यू तो दोनों में 5 रहनी है, P की वैल्यू दोनों में 3/5 रहनी है, Q की वैल्यू दोनों में 2/5 रहनी है। सिर्फ R का खेल है। इस वाले में R, इस पार्ट में R आप 4 रखेंगे, इस वाले में R आप 5 रखेंगे, देख ही रहे हैं आप, राइट। और इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पहचानना आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और प्रैक्टिस के लिए एक निकालते हैं क्वेश्चन, राइट। आइए करते हैं। तो चलिए चलते हैं और बुक में ही पेज नंबर 71 पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, प्रॉब्लम नंबर 2, उसे करने की कोशिश करते हैं। यह भी बाइनोमियल का है और आइए, यह भी एक नेचुरल सिचुएशन पर दिया हुआ क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको पीछे के क्वेश्चंस की तरह P की वैल्यू दी होगी। देखते हैं। एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो 4 क्लाइंट्स को कॉल करता है। ये लीजिए, कोई काम बहुत बार होता है तो वो बाइनोमियल बन जाता है। 4 क्लाइंट्स को वो कॉल कर रहा है, इंडिकेशन मिलने शुरू हो गए कि ये बाइनोमियल है। अभी ये भी बताएगा उनमें से कितनों पर ऑर्डर मिलता है या नहीं मिलता है, इस तरह का, या किसने पॉलिसी खरीदी, जो भी पूछा गया होगा। आइए देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी, लो क्लियरली बोल दिया इसने यार, द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ देम इज 1/2। प्रोबेबिलिटी क्लियरली बोल दी कि किसी फोन कॉल पर उसको ऑर्डर मिलने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो जो पता चलता जा रहा है वो लिखते चलिए ना यार। हमें P मिल गई प्रोबेबिलिटी 1/2, उसने टोटल 4 लोगों को कॉल करा, N मिल गया 4। एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने 4 लोगों को कॉल करा, टोटल 4 क्लाइंट्स को कॉल करा, N मिल गया। किसी कॉल पर उससे ऑर्डर मिलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, P मिल गया। तो यार Q भी तो निकाल सकते हैं हम लोग 1 - P करके, यानी 1 - 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा, राइट। 1 में से हाफ गया, हाफ ही बचता है। देन अभी R बाकी है, राइट। आइए देखते हैं। ये लीजिए, इस क्वेश्चन में तो उसने आपको डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड निकाल कर बोल दिया, लेकिन साथ में क्या लगा दिया, बाइनोमियल नहीं, साथ में उसने प्रोबेबिलिटी वर्ड लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन को पूरा बांटना है, इस प्रोबेबिलिटी को की सारी संभावनाएं बतानी है। यहां प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ना समझे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इस क्वेश्चन में जितनी संभावनाएं हैं वो सारी संभावनाएं बांटनी है आपको। मतलब उसने 4 लोगों को कॉल किया है, हो सकता है उसे किसी भी कॉल पर ऑर्डर ना मिले, हो सकता है उसे 1 कॉल पर ऑर्डर मिले, हो सकता है उसे 2 कॉल पर ऑर्डर मिले, हो सकता है उसे 3 कॉल पर ऑर्डर मिले, हो सकता है उसे चारों की चारों कॉल पर ऑर्डर मिले। ये जो प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है उसने कहा है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, जितनी भी संभावनाएं हैं, सारी बांट कर दिखाइए, यानी सारी करके दिखाइए। तो यहां पर उसने इस क्वेश्चन में आपसे आर दिया ही नहीं, उसने ये बोला है 4 लोगों को, चार क्लाइंट्स को कॉल किया गया है, प्रोबेबिलिटी ये है, उसे पता है प्रोबेबिलिटी से आप क्यों निकाल लोगे, बट आर देने की जगह उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड बोल दिया। मतलब आप खुद समझो कि सारी प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मतलब इस क्वेश्चन को आपको एक बार R0 लेके करना होगा कि चारों में से किसी कॉल पर ऑर्डर नहीं मिला, एक बार 1 लेके करना होगा R कि चारों में से किसी एक कॉल पर ऑर्डर मिला, एक बार 2 लेके करना होगा R, एक बार 3 लेके करना होगा कि 4 में से उसे सिर्फ 3 कॉल पर ऑर्डर मिला। सारी संभावनाएं बांटनी है और 4 में से चारों कॉल्स पर ऑर्डर मिला। यानी इस क्वेश्चन को आप एक बार Px = 0 लेकर करेंगे, राइट, फिर Px = 1 लेकर करेंगे, फिर Px = 2 लेकर करेंगे, फिर Px = 3 लेकर करेंगे, देन Px = 4। सारी संभावनाएं बांटकर दिखानी है, इनका आपस में कुछ नहीं है। एक बार चारों में से किसी पे भी ऑर्डर नहीं मिला, चारों में से, तो एक बार इस पहले वाले पार्ट में आप R की वैल्यू क्या है, हमारा फॉर्मूला NCR, N कितना है हमारा 4CR, 0 रखना है, पहले वाले में R 0 रखना है, P की पावर R यानी 0, Q की पावर 4 - 0, इस तरह से सॉल्व करना है। अगला वाला 4C1, अब की बार R 1 रखना है, P की पावर R, Q की पावर 4 - R, राइट। ये सारे सॉल्व करने हैं। P आपके पास है, Q आपके पास है, 4C1 निकालना आपको आता है, 4C0 आई होप अभी तक हम लोग निकालते चले जा रहे हैं, बार बार कॉम्बिनेशन आप समझ चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा बांट के दिखाना था, पूरा 5 बार करना था। तो गाइस ये 5 बार करने के बाद पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी संभावनाएं आप बांट कर दिखा पाएंगे, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपकी बुक में दिए गए हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। आइए कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर्स में से भी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट मीना इज ऑन टाइम टू कैच द बस टू हर ऑफिस इज 0.8, यानी मीना अपनी बस कैच करने के लिए समय पर पहुंचती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। जो दिया जा रहा मिलता जा रहा है उसे लिखते जाइए। प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई P 0.8। मैंने बोला नेचुरल सिनेरियो वाले क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दी होगी, राइट। तो मीना बस कैच करने के लिए समय पर पहुंचती है बस स्टैंड पर, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। आगे पढ़ते हैं। अभी पता नहीं चला कि ये बाइनोमियल है, फिलहाल आगे देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी इज लेट, उसके लेट आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी वो बस स्टैंड पर लेट पहुंचेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अभी भी पता नहीं चला कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट पार्ट अगर पढ़ें, एग्जैक्टली ट्वाइस इन अ 6 डे वीक, ये लीजिए 6 हफ्ते में 6 दिन उसे जाना है, यानी 6 डे का वीक है। कोई चीज जब कई बार होनी है, 6 दिन जाना है उसको, जिनमें से वो एग्जैक्टली 2 बार लेट होती ही है। 6 में से 2 सिचुएशन दे रखी है, 6 और 2, बाइनोमियल। दूसरा कोई भी सिचुएशन जब कई बार होती है, 6 बार हफ्ते में उसे जाना है, जिनमें से एग्जैक्टली 2 दिन वो लेट होती है। सो n हो गया हमारे पास 6, राइट। उनमें से एग्जैक्टली 2 दिन वो लेट होती है, R हो गया हमारे पास 2, और Q आप निकाल ही लेंगे 1 - P, यानी 1 - 0.8, तो 0.2 आपके सामने होगा। अब सिर्फ फॉर्मूला लगाना बाकी रह गया है, राइट। R कितना है हमारा 2, हमारा फॉर्मूला है NCR, P की पावर R, देन Q की पावर n - R, सारी चीजें आपके पास है। 6 में से एग्जैक्टली 2 दिन वो लेट होती ही है बस में पकड़ने के लिए, तो इसका मतलब 6 दिन वो गई, यानी कोई इवेंट मल्टीपल टाइम्स हुआ, उनमें से 2 दिन वो लेट हो रही है, जो आपको फाइंड आउट करना है। तो 6 और 2 सिचुएशंस दे रखी हैं बाइनोमियल। कोई चीज कई बार हो रही है, 6 दिन का क्या मतलब, 6 दिन वो गई तो कई बार गई, राइट। अगला देखिए, फिर 6 दिन,
यानी P तो वही रहेगा गाइस 0.8, Q भी वही रहेगा 0.2 जो आपने यहां निकाला, यहां भी उसने 6 दिन ही जाने को बोला है तो N हमारा 6 हुआ, और यहां फिर खेल गया वो एटलीस्ट, कम से कम एक दिन वो लेट होती है। अब जब वो कम से कम बोलता है तो मैंने बोला आपको पूरा जाना पड़ेगा। कम से कम एक का मतलब हो गया एक भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकती है, 3 दिन भी हो सकती है, 4 दिन भी हो सकती है, 5 दिन भी हो सकती है, 6 दिन भी हो सकती है। ये है राइट। अब इस सिचुएशन को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप R की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 सबके लिए एक एक बार करके रखें, राइट। R की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, यानी इस क्वेश्चन को आप 6 बार अटेम्प्ट करें, क्योंकि एक बार R1 रख के, 2 रख के, फिर एक बार 3 रख के, एक बार 4 रख के, 6 बार इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा आपको। दूसरा तरीका यह भी होता है गाइस कि हम इस सिचुएशन में जब उसने बोला है R ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट, तो टोटल इवेंट्स क्या, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6। टोटल हफ्ते में दिन कितने हैं 6 ना, तो मैंने यहां 0 से 6 तक का काउंटिंग लिख लिया। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन भाई 6 दिन गई है वो, क्या पता एक दिन भी लेट ना हो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सोचिए, क्योंकि यार अगर एटलीस्ट 1 बोला है उसने तो इसका मतलब तो आपको बहुत बार करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए, एक बार 4 के लिए, एक बार 5 के लिए, एक बार 6 के लिए, यानी 6 बार इतनी सारी कैलकुलेशन करेंगी जो 5 मार्क्स के हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम ले जाएंगी। तो इसका एक दूसरा चेहरा भी है, जरा ध्यान से समझिएगा, वो ये कि अगर हम 6 डेज का वीक मान रहे हैं तो टोटल 0 से 6 तक की तो प्रोबेबिलिटी बनेगी कि क्या पता वो 0 में क्यों ले रहा हूं, मैं 1 से क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ये भी तो चांसेस हैं, जैसा अभी मैंने कहा था कि शायद वो 6 के 6 दिन टाइम पर पहुंच जाए। प्रोबेबिलिटी तो इस बात की भी है कि वो किसी दिन भी लेट ना हो। जब आप ये मान सकते हैं कि वो 1 दिन लेट होगी, 2 दिन लेट होगी, 3 दिन लेट होगी, 4 दिन लेट होगी, 5 दिन लेट होगी, 6 दिन लेट होगी, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, जैसा कि पीछे वाली में कहा था कि 4 कॉल्स में से शायद उसे किसी पे भी ऑर्डर ना मिले, तो ये भी तो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दिमाग में रखा जाता है। सिमिलरली 0 भी है। अब आपको इन सब का फाइंड आउट करना है, यानी इन सब का फाइंड आउट करना है 1 और 1 से बड़े वालों का। पता है प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती है। 1, मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बोला था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं आती है, तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती है। तो अगर हम 1 में से इस 0 वाले, देखिए इन सब की प्रोबेबिलिटी मिलाकर भी 1 ही होगी, इन सब की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 6 तक। किसी भी क्वेश्चन में जब आपको सारी प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, वो सारी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद भी आप 1 नहीं पार करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज 0 से 1 के बीच में ही होती हैं, राइट। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज कहां, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। अब अगर मैं इस 1 में से सिर्फ 0 वाले की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं, इस वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं, तो बाकी जो बचेगी, देखिए इन सब की प्रोबेबिलिटी में हाईएस्ट आंसर ही 1 होता है। तो अगर 1 में से मैं 0 वाले की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं, तो क्या आपको नहीं लगता ये वाली जो बचेगी वो बाकियों की ही होगी। तो देखिए दोनों तरीके हैं, या तो आप इतना लंबा क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक बार x इक्वल टू 1 के लिए निकालिए, एक बार x इक्वल टू 2 के लिए निकालिए, x इक्वल टू 3 के लिए निकालिए, x इक्वल टू 4 के लिए निकालिए, x इक्वल टू 5 के लिए निकालिए, x इक्वल टू 6 के लिए निकालिए। एक तरीका ये है, क्योंकि एटलीस्ट 1 बोला है तो 1 और 1 से ज्यादा के सारे देखने पड़ेंगे। 6 बार इस क्वेश्चन को करिए फॉर्मूला लगा के, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव हो जाएगा, राइट। तो हमने जो दूसरा तरीका है वो ये कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है r ग्रेटर देन 1 की। तो आप ये फॉर्मूला भी लगाएं तो वो वैलिड माना जाता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हर किसी की 1 ही होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इन सब की प्रोबेबिलिटी मिलाकर 1 है।
तो अगर 1 में से मैं ये 0 वाले की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो बाकी जो बचेगी वो 1 2 3 4 5 6 की ही बचेगी। प्रोबेबिलिटी का ये रूल है कि सबकी प्रोबेबिलिटी मिलाकर भी 1 ही हो सकती है, 1 से ऊपर जाएगी नहीं। तो अगर इन सब की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उनमें से अगर मैं 0 वाली माइनस कर दूं तो जो बाकी बचेगी वही। तो मैंने ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट, ये स्मार्ट तरीका है, इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप 0 1 जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, राइट, उसमें से आप 0 वाली की हटा दे रहे हैं तो जो बाकी बचेगी वो 1 से 6 तक की बचेगी। ये इनडायरेक्ट तरीका है उस तरह की कैलकुलेशन का। तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस n आपके पास है, r आपको 0 रखना होगा इसमें, राइट। क्या फॉर्मूला होता है आपका? n है आपका 6, c r आप 0 रखेंगे, p की पावर r आप 0 रखेंगे, q की पावर n 6 माइनस 0। ये आप सॉल्व करेंगे। p आपके पास गिवन है 0.8, q आपके पास गिवन है 0.2। तो ये क्वेश्चन इसीलिए पेपर में आया था कि यहां आकर ज्यादातर लोग 1 2 3 4 5 6 सबका निकालकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से 0 वाली हटा दें तो बाकी जो बच रही है वो बाकियों की ही बच रही है। ये भी एक स्मार्ट तरीका था सोचने का, राइट, जो हम इसको सॉल्व कर सकते थे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को और डेप्थ में समझते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है द चांसेस ऑफ कैचिंग कोल्ड बाय वर्कर्स इन एन आइस फैक्ट्री ड्यूरिंग विंटर आर 25%। ये देखिए वर्ड देखिए, चांसेस। यार चांसेस मतलब संभावना ही तो होता है, प्रोबेबिलिटी तो होता है। प्रोबेबिलिटी का ही तो दूसरा सिनोनिम, दूसरा नेम, दूसरा वर्ड, सेम मीनिंग वर्ड चांसेस होता है। तो प्रोबेबिलिटी तो इसने दे दी आपको 25%। एक आइस फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको कोल्ड होने की चांसेस, उनके कोल्ड होने की प्रोबेबिलिटी, उनके कोल्ड होने की संभावना 25% है। तो 25/100 नेचुरल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है तो जरूर इसके अंदर प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। 25 से डिवाइड करेंगे आप दोनों को तो 1/4 आ रहा है। Q निकालने के लिए आप 1 माइनस p का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 1/4, नीचे 1 लेकर एलसीएम लिया, 4 आया, 4 1 जा 4 माइनस 1, Q आया 3/4, राइट। आइए अब आगे देखते हैं। अभी तक इसने कहीं भी हमसे इसमें बाइनोमियल की बात नहीं हुई। ये सिंपल एक क्वेश्चन था कि एक आइस फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको कोल्ड होने की प्रोबेबिलिटी 25% है। हमें P मिल गया, संभावना या चांसेस जैसा वर्ड मिला, चांस हो गया, क्लेम हो गया, ये वर्ड्स प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं। P से Q आ गया। अब आगे पढ़िए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 वर्कर्स 4 और मोर विल कैच कोल्ड। यहां बोल दिया उसने कि ये बाइनोमियल होगा। 5 वर्कर्स में से 4 या 4 से ज्यादा लोगों को कोल्ड होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो कितने लोगों पर काम करना है हमें? 5 लोगों पर, यानी बहुत सारे हो गए। जिनमें से 4 या 4 से ज्यादा लोगों को, 2 सिचुएशंस हैं, 5 वर्कर्स उनमें से 4, राइट। तो n हो गया आपका 5 टोटल। कोई भी चीज मल्टीपल टाइम्स हो, मल्टीपल लोगों पे काम हो रहा है, राइट। 4 और 4 से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये 4 और मोर मतलब तो एटलीस्ट वाला सिचुएशन ही हो गया ना यार, कि कम से कम 4। अब टोटली 5 हैं तो कम से कम 4 बोल रहा है, तो 4 और 5 दोनों के लिए आपको करना है। यानी इस क्वेश्चन को तो आपको 2 बार करना होगा। वो अगर वैसे देखा जाए तो 0 1 2 3 4 5 टोटल 5 वर्कर्स हैं, हमें इन दोनों की निकालनी है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब 1 में से इतने सारों की माइनस करें तो वैसे ही लेंथी हो जाएगा, जो पिछला मेथड था। तो यही तरीका हमारा सही है कि इस सिनेरियो में हमें 4 या 4 से ज्यादा वालों की निकालनी है। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 या 4 से ज्यादा वालों की, तो हम एक बार 4 वालों की निकालेंगे, एक बार हम 5 वालों की निकालेंगे, जैसा अभी हमने पीछे सोलर इंस्टॉलेशन वाले क्वेश्चन में करा था। टोटली 5 हैं तो 4 और 4 से ज्यादा वाले तो 2 ही हुए। एक बार R की जगह आप 4 रखेंगे, एक बार R की जगह 5। P, Q और N पूरे क्वेश्चन में सेम ही रहना है। तो 2 बार फॉर्मूला लगा दीजिए, NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R प्लस NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R।
n यही रहने वाला है, 5CR 4 रहेगा, p की पावर 4, q की पावर 5 माइनस 4 प्लस n वही रहेगा, टोटल जो यहां था 5C5, p की पावर r यानी 5, ये वाला q की पावर 5 माइनस 5। इनको सॉल्व करिए, सारी वैल्यूज आपके पास है और आपका आंसर होगा। तो ये तो गाइस फर्स्ट मेथड था ब्लॉक 1 चैप्टर 3 का, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से पहचाना जाता है। आई होप अब आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की वीडियो में यहीं तक। इस चैप्टर के जो रिमेनिंग मेथड्स बचे हुए हैं उनके साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।